इस वीडियो में हम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पुष्पी पादपों का शरीर इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये मैच करने वाला है, तो आप लोग यहाँ से क्वेश्चन देखिए और इसको मैच कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो वात रंध्र होता है, ये रंध्र क्या करने का काम करता है? गैसों का आदान प्रदान करने का काम करते हैं। अब हम ऑप्शन में देखें तो ए का 3 सिर्फ ऑप्शन ए में ही है, तो एग्ज़ाम में हम क्या करेंगे, इसको लगा लेंगे टाइम सेव करने के लिए। लेकिन अभी हम लोग यहाँ कर रहे हैं तो सारे आंसर को हम लोग देखेंगे। कॉर्क कैम्बियन ये क्या हो जाएगा? कागजन के लिए है। द्वितीयक वल्कुट इसका काम क्या है? काक अस्तर। और कॉर्क का क्या हो जाएगा? सुबेरिन निक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कॉलम मैच करने वाला है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसलिए आप लोग इसको देख लीजिए, देन हम लोग ऑप्शन से यहाँ पर मैच कर लेंगे। तो आंसर देखिए क्या हो जाएगा। फर्स्ट देखते हैं कि सक्रिय कोशिका विभाजन की क्षमता वाली कोशिकाएं। तो सक्रिय कोशिका विभाजन की क्षमता वाली कोशिकाएं कौन सी होती हैं? तो देखिए कोशिका विभाजन विभाज्योतक में होता है, तो ए का टू किस में है, हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। ए का टू ओनली ऑप्शन डी में है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ए का टू हो गया, इसकी मैच हो गई। अब देखिए एक ऊतक जिसमें सभी कोशिकाएं संरचना और कार्य की दृष्टि से समान होती हैं, तो ऐसा कौन सा ऊतक है जिसमें सभी कोशिकाएं संरचना और कार्य की दृष्टि से समान होती हैं? तो ये होता है सरल ऊतक। फिर नेक्स्ट है, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं वाला ऊतक कौन सा होता है? तो ये होता है संवहन ऊतक। और अत्यधिक मोटी भित्ति एवं सक्रिय गुहिका वाली मृत कोशिकाएं कौन सी होती है? स्क्लेरिडिन होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हमारा सही हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, सही युग्म को चुनिए। इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि सही तरीके से मैच्ड है, उसको हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। आंसर इसका क्या हो जाएगा? देखिए लास्ट ऑप्शन नहीं दिख रहा था, एक बार इसको भी देख लीजिए। तो इसमें देखिए जो मध्यांश किरणें होती है, मध्यांश किरणों की कोशिकाएं जो अंतःपूलीय के समीप होती है, मेरिस्टेमी यानी कि विभाज्योतक हो जाती है और एक अंतरापूलीय कैम्बियन बनाता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगी कि मज्जा किरणें की कोशिकाएं जो कैम्बियन वलय के भाग का निर्माण करती हैं, ये कौन से होती हैं? अंतरापूलीय कैम्बियन का यहाँ पर निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत कथन को चुनिए। यहाँ पर 4 सेंटेंस में से इसमें से कौन सा रॉन्ग है, इसको चूज करना है। तो यहाँ पर देखिए रसदारू मतलब सैपवुड। सैपवुड जो होती हैं जड़ से पत्ती तक जल के चालन में और खनिजों के चालन में शामिल होता है, बिल्कुल सही है। स्पैवुड सबसे भीतरी द्वितीयक दारू वुड होता है और अपेक्षाकृत हल्के रंग की होती है। देखिए यह सबसे अंदर की नहीं होती है जबकि ये सबसे बाहर की होती है, तो हमारा रॉन्ग सेंटेंस यही बन गया। और हमें क्या पूछा था? रॉन्ग सेंटेंस ही पूछा था, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। बाकी देख लेते हैं कि टैनिन, रेजिन, तेल आदि के जमा होने के कारण अंतः काष्ठ गहरे रंग की हो जाती है, बिल्कुल सही है। अंतः काष्ठ जल का चलन नहीं करती परंतु यांत्रिक सहायता प्रदान करती हैं, ये भी सही
है। तो हमारा रॉन्ग ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो कि यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था, क्योंकि ये सबसे भीतरी नहीं होती है, सबसे बाहर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पादप की अनुप्रस्थ काट में निम्नलिखित शारीरिक लक्षण दर्शाए गए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पोषवाह मृदुतक का अभाव। तो एक पादप की अनुप्रस्थ काट में पोषवाह मृदुतक का अभाव, इसके शारीरिक लक्षण यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पादप की श्रेणी और उसके भाग को पहचानिए। ये क्वेश्चन ही शॉर्ट है, इसको छोड़िए, यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक शुष्क मौसम में घास की पत्तियां अंदर की ओर मुड़ जाती है, निम्नलिखित में से इसके सबसे उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। तो जब अत्यधिक शुष्क मौसम होता है उस समय घास की जो पत्ती होती है वो उसके अंदर की ओर मुड़ जाती है, तो इसका कारण क्या है? तो आंसर हो जाएगा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुलिफॉर्म कोशिकाओं का शिथिल होना। तो घास में ऊपरी बाह्य त्वचा की कुछ कोशिकाएं लंबी, खाली तथा रंगहीन होती है और इन कोशिकाओं को बुलिफॉर्म सेल कहते हैं, यानी कि आवर्त तत्व कोशिका कहते हैं। जब ये कोशिकाएं जल का अवशोषण करती हैं और स्फीत होती है, तब ये कोशिकाएं मुड़ी हुई पत्तियों को खोलने में सहायता करती हैं। जल की कमी के कारण जब ये कोशिकाएं शिथिल हो जाती है, फ्लैसिड हो जाती है, तो वाष्पोत्सर्जन की दर करने के लिए, जो वाष्पोत्सर्जन की दर है उनको कम करने के लिए ये क्या हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, अनावृत बीजियों के फ्लोएम में किसका अभाव होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा, अनावृत बीजों के फ्लोएम होता है, उसमें किसका अभाव होता है? तो वहाँ पर जो होता है चालनी नलिका और सहचर कोशिका दोनों का ही अभाव होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्षों में वार्षिक वलयों के बनने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो कथन रॉन्ग है, जो सेंटेंस रॉन्ग है, उसको आपको यहाँ पर चूज करना है। तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए रॉन्ग है। देखिए जो कैम्बियन होती है ना, उसकी सक्रियता अनेक क्रियात्मक और पर्यावरणीय कारकों के नियंत्रण में रहती है। शीतोष्ण प्रदेशों में जलवायु परिस्थितियां वर्ष भर एक समान नहीं रहती है, ठीक है। बसंत ऋतु में जो कैम्बियन होते हैं वो अधिक सक्रिय होते हैं और बड़ी संख्या में चौड़ी गुहाओं वाले तारू तत्वों का निर्माण करती हैं। इस ऋतु में जो कास्ट होती है, निर्मित होती हैं, बसंत दारू या अग्र दारू कहलाती है। शरद ऋतुओं में जो कैम्बियन होता है कम सक्रिय रहता है, कम संख्या में ये यहाँ पर ये संकरी गुहाओं वाले जो है दारू का निर्माण करते हैं। इस कास्ट को शरद दारू या पश्च दारू कहते हैं। बसंत दारू हल्के रंग की होती है और निम्न सघनता रखती है, जबकि शरद दारू गहरे रंग की होती है, उच्च सघनता रखती है। ये दो प्रकार की कास्ट जो कि एकांतर संकेंद्रित वलयों के रूप में प्रतीत होती है और ये सब मिलकर वार्षिक वलय का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के वृक्षों में वार्षिक वलय जो होते हैं सुस्पष्ट नहीं होते हैं, ये बोला जा रहा है, जबकि ये क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। तो मैंने आपको इसके बारे में पूरा बता ही दिया है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। घास की पत्ती में जो रंध्र होते हैं वो कैसे होते हैं? तो सबसे पहले तो जानिए कि घास जो होता है वो एक बीजपत्री होता है, इसलिए ये डंबलाकार द्वार कोशिकाएं होती है। द्विबीजपत्रियों में द्वार कोशिकाएं सेम के बीज के आकार अथवा वृक्क आकार की होती हैं। तो घास की पत्ती क्या है? एक बीजपत्री है। तो एक बीजपत्री है तो इसका आकार क्या हो जाएगा? डंबल के आकार का होगा। द्विबीजपत्री तने में द्वितीयक जाइलम और फ्लोएम किससे उत्पन्न होते हैं? आंसर क्या होगा इसका? द्विबीज पत्री जो होते हैं इनमें द्वितीयक जाइलम और फ्लोएम किससे उत्पन्न होते हैं? तो इनमें संवहन कैम्बियन जो होता है उससे उत्पन्न होते हैं। संवहनी कैम्बियन पार्श्वीय मेरिस्टेम का एक प्रकार है जो द्वितीयक ऊतक कौन कौन से हैं? जाइलम और फ्लोएम। इसका निर्माण द्वितीय वृद्धि के दौरान होते हैं। ये दो प्रकार के मेरिस्टेम से उत्पन्न होता है। अंतःपुलीय कैम्बियन और इसमें क्या होते हैं? प्राथमिक मेरिस्टेम जो कि पट्टियों की संवहन बंडल में दिखाई देती है, और एक होता है अंतरापुलीय कैम्बियन द्वितीयक मेरिस्टेम जो कि मेड्यूली किरणों की स्थायी कोशिका से बना होता है जो अंतःपुलीय के समीप होता है। तो दो प्रकार के कौन कौन से? अंतःपुलीय और अंतरापुलीय होते हैं। ठीक है। संवहन कैम्बियन की कोशिकाएं दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? तर्कुरूप आद्यक जो बाहर की ओर द्वितीयक जाइलम व अंदर की ओर द्वितीयक फ्लोएम बनाती है। ठीक है। रे इनिशियस यानी कि रश्मि प्रारंभिक संवहन किरणें बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैस्पेरी पट्टियां कहाँ पर होती है? तो कैस्पेरी जो पट्टियां होती हैं ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी? आंसर हो जाएगा अंतत्वचा में। अंतत्वचा की भित्ति पर कोशिकाओं की स्पर्श रेखियां तथा आर्य भित्तियां पर मोटाई वाले बैंड कैस्पेरियन पट्टियां होती है। ये सुबेरिन व लिग्निन दोनों से ही बनी हुई होती है। तो ये आप जानिए कि सिबेरिन और लिग्निन दोनों की ये बनी हुई होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वह पादप कौन से हैं जिनमें द्वितीयक वृद्धि थोड़ी या बिल्कुल नहीं होती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, यानी कि घास। घास जो है द्वितीयक वृद्धि इनमें जो बहुत थोड़ी होती है, ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है। ये घास जो होते हैं ये एक बीजपत्री होती है, इनमें द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि पार्श्वीय मेरिस्टेम कैम्बियन संवहन व कॉर्क कैम्बियन इसमें उपस्थित नहीं होते हैं। इसको याद रखिएगा, क्या उपस्थित नहीं होता है? तो पार्श्वीय मेरिस्टेम कैम्बियन संवहन और कॉर्क कैम्बियन दोनों ही इसमें प्रेजेंट नहीं रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवहनी कैम्बियन जो होता है सामान्यतः क्या है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन है संवहनी इधर सामान्यतः क्या बनाती हैं? तो यहाँ पर जो वेस्कुलर कैम्बियन है, संवहनी कैम्बियन है, ये क्या बनाती हैं? इसकी कोशिकाएं बाहर तथा भीतर दोनों ओर पेरिक्लाइनली विभाजित होती हैं जो द्वितीयक स्थायी ऊतक बनाते हैं, जैसे कि द्वितीयक जाइलम व द्वितीयक फ्लोएम। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। द्वितीयक जाइलम या फिर द्वितीयक फ्लोएम ये बनाते हैं। नेक्स्ट है मूल रोम किस क्षेत्र से विकसित
होते हैं। तो आप देखिए मूल रोम जो होते हैं वो किस क्षेत्र से विकसित होते हैं, तो आप ध्यान रखिए परिपक्वन क्षेत्र से ये विकसित होते हैं। जोन ऑफ मैचुरेशन। तो यहाँ पर देखिए जो रूट हेयर होते हैं ये पार्श्वी बहुत पतली धागे के समान आउटग्रोथ वही वृद्धि संरचनाएं हैं जो कि परिपक्वन क्षेत्र जोन ऑफ मैचुरेशन की बाहरी कोशिका या मूल रोम क्षेत्र से ये विकसित होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मृत कोशिकाओं का बना हुआ होता है। तो देखिए यहाँ पर मृत व चौकोर आकार वाली कोशिकाएं जो बहुत पास पास होती हैं फैलम या काग बना हुआ होता है। इन कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में सुबेरिन का जमाव होता है। तो क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन सी काग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतःकाष्ठ के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत कथन को यहाँ पर चुनना है। तो अंतःकाष्ठ के संदर्भ में जो रॉन्ग सेंटेंस है उसको आपको बताना है। देखिए जो हार्डवुड होती है अंतःकाष्ठ होती हैं ये कार्बनिक यौगिक जमा हो जाते हैं इसमें, ये तो बिल्कुल सही बात है। ये बहुत ही टिकाऊ होते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। और देखिए इसमें अत्यंत लिग्निन युक्त भित्ति वाले मृत तत्व होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। रॉन्ग क्या हो जाएगा, ये जल और खनिजों का चालन कुशलता से कर सकती हैं, बिल्कुल ही गलत बात है। ये इनका चालन नहीं कर सकती हैं, ये पानी और लवण का बिल्कुल भी चालन नहीं कर सकती, बिल्कुल भी संवहन नहीं कर सकती हैं। नेक्स्ट है वलकुट क्षेत्र किनके बीच में पाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, जो वलकुट क्षेत्र होते हैं ये किनके बीच में पाया जाता है, बाह्य त्वचा और रंभ इन दोनों के बीच में पाया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका ऑप्शन हो जाएगा। देखिए ये सारे नीट में आए हुए ही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको जरूर कीजिए। नेक्स्ट है गुब्बारे नुमा संरचनाएं जो टाइलोसिस कहलाती हैं उनके बारे में आपको बताना है। तो देखिए टाइलोसिस गुब्बारे जैसी संरचना अर्थात पैरेन्काइमा कोशिका की अधिवृत्ति है जो कि पड़ोसी जालम वाहिका या वाहिनिका की ल्यूमेन की ओर कोशिका भित्ति के माध्यम से निकलती है। टाइलोसिस का निर्माण मुख्यतः पुराने लकड़ी के ऊतकों में संभवतः घावों में तुरंत किया जाता है। ये वाहिका को बंद कर फंजाई के संक्रमण या दूसरे पैथोजन से पादप को बचाते हैं। टाइलोसिस का भराव टेनिन गम वर्णक आदि से होता है जिससे हार्डवुड का रंग गहरा और उनकी भित्ति पतली या लिग्निफाइड हो जाती है। तो गुब्बारोनुमा संरचनाएं जो कि टाइलोसिस कहलाती हैं, अब वे क्या हैं, वे वाहिकाएं जिनमें जालामृदुता कोशिकाओं की प्रसार होती है। अब समझ में आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 19 नंबर की जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको पढ़ के यहाँ पर बताती हूँ। द्वार कोशिकाएं को घेरने वाली विशिष्ट कृत बाह्य त्वचीय कोशिकाओं को क्या कहा जाता है। फिर से सुनिए, द्वार कोशिकाओं को घेरने वाली विशिष्टीकृत बाह्य त्वचीय कोशिकाओं को क्या कहा जाता है। यानी कि जो द्वार कोशिकाएं होती है इनको घेरने की वाली जो बाह्य त्वचीय कोशिकाएं हैं इसको क्या कहते हैं। तो इनको कहा जाता है सहायक कोशिकाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दी गई सूची में ए से डी तक के विभिन्न अवयवों को पढ़ें और एक काष्ठीय द्विबीजपत्री तने में बाहर से अंदर की ओर उनकी व्यवस्था का क्रम करना है। सबसे पहले बाहर वाली, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर और सबसे अंदर वाली क्या होती है, इनको यहाँ पर ऑर्डर में आपको फ्रेम करना है।
तो सबसे बाहर में होती है काग। ठीक, इस काग के ऊपर क्या होती है? द्वितीयक वलकट, फिर होती है द्वितीयक पोषक वह, और सबसे अंदर होती है कास्ट। काग सबसे बाहर, कास्ट सबसे अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक द्विबीजपत्री तने और एक द्विबीजपत्री जड़ के काफी पुराने टुकड़े दिए गए हैं। आप उन दोनों में विभेद करने के लिए निम्न में से कौन सी शारीरिक संरचनाओं का इस्तेमाल करेंगे? ठीक, यानी कि आपके पास सिंपल सा ये समझिए कि द्विबीजपत्री तने हैं और द्विबीजपत्री जड़ हैं। इनके बहुत ही पुराने टुकड़े हैं, तो इनको आप पहचान करना है। तो कैसे इनका पहचान आप करेंगे? तो सुनिए, जो तने होते हैं ना, इनमें प्रोटोजाइलम जो केंद्र की ओर स्थित होता है और मेटाजाइलम जो होता है वो बाहर की ओर रहता है। ठीक है, इसका प्राथमिक जाइलम मध्य आदिधारु एंडार्च कहलाता है, और जड़ों में जो होता है प्रोटोजाइलम परिधि की ओर होता है और मेटाजाइलम केंद्र की ओर होता है। इस प्रकार की व्यवस्था को बाह्य आदिधारु या एक्सचार्ज कहते हैं। तो किससे कर रहे हैं हम लोग? आदिधारु से कर रहे हैं। यानी कि आपका जब तना होगा तो प्रोटोजाइलम जो होगा वो केंद्र की ओर और मेटाजाइलम बाहर की ओर। यही जड़ में अलग हो जाएगा। प्रोटोजाइलम जो होगा वो बाहर की ओर होगा और मेटाजाइलम अंदर की ओर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, वाहिनिका अन्य वाहिका तत्वों से कैसे भिन्न होती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? वाहिनिका जो होती है अन्य वाहिकी तत्वों से कैसे भिन्न होती हैं? तो कैसे होती हैं? अच्छिद्री होती हैं। देखिए, वाहिनिका दीर्घित लिग्निन युक्त कठोर भित्ति वाली मृत कोशिकाएं होती हैं, जिनमें चौड़ा अवकाश व सर्पिल वलयाकार स्तरित व जालिकावत व पिट्ट युक्त संकरी भित्ति पाई जाती है, किंतु भित्ति के अंतिम छोर पर स्थित कपाट छिद्रित नहीं होते हैं। ठीक है, तो यही अच्छिद्रित होना ही इनमें डिफरेंस करने का यहाँ पर साधन है। नेक्स्ट है, अंतरापुलीय कैम्बियन किसकी कोशिकाओं से विकसित होते हैं? तो ये क्वेश्चन हमने फर्स्ट में ही देखा था। तो मज्जा किरणों से क्या होता है? अंतरापुलीय कैम्बियन जो है ये कोशिकाएं विकसित होती हैं। नेक्स्ट है, वातरंध्र क्या करते हैं? तो ये हमने जो मैच किए थे कॉलम उसमें देखा था, ये दोनों ही क्वेश्चन थे उसमें। तो वातरंध्र क्या करती हैं? गैसीय विनिमय करती हैं। नेक्स्ट है, किसी वृक्ष की आयु का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? किसी वृक्ष की आयु का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? वार्षिक वलय की संख्या के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनावृत बीजियों को मृदुदारू स्पर्मेटोफाइट्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें ये नहीं होते हैं। क्या चीज़ ऐसा नहीं होता है?
तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर आपका हो जाएगा अनावृत बीजियों को मृदु दारू स्पर्मेटोफाइट्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें दारू रेशे जो होते हैं ये प्रेजेंट नहीं होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, संवहन पुलों में जल युक्त गुहिकाएं किस में पाई जाती हैं? तो जल युक्त जो गुहिकाएं होती है वो मक्का में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहचर कोशिकाएं किसके निकटतम संबंधित होती हैं? तो देखिए सहचर कोशिकाएं एक प्रकार की वह कोशिका है जो पुष्पीय पादप के फ्लोएम के अंदर उपस्थित होती है। प्रत्येक सहचर कोशिकाएं सामान्यतः चालनी तत्व से जुड़ी रहती हैं। ये चालनी कोशिकाओं से प्लाज्मोडेस्माटा द्वारा जुड़ी रहती हैं। ये शर्करा के साथ फ्लोएम चालनी कोशिकाओं के भरने में सक्रिय परिवहन द्वारा सहायक होती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? चालनी तत्वों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य शीशियों में लगाया जाने वाला कॉर्क किसका उत्पाद होता है? तो सामान्यतः जो शीशियाँ होती है उनमें कॉर्क जो लगाया जाता है वो किसका उत्पाद होता है, किसका बना हुआ होता है? तो वह फैलोजन का बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंद संवहनीय पुलों में क्या नहीं होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? बंद संवहनीय पुलों में क्या नहीं होता है? क्या नहीं होता? कैम्बियन नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय बीजपत्री मूल की तुलना में एक बीजपत्री मूल में क्या पाया जाता है? तो यहाँ पर देखिए जो एक बीजपत्री मूल होता है ना, आप समझिए इसको, एक बीजपत्री मूल होता है इनमें द्वितीयक वृद्धि अनुपस्थित होती है। संवहन बंडल कई एक के बाद एक क्रम में तथा आर्य जाइलम तथा फ्लोएम बंडल के प्रकार में होते हैं। संवहन बंडल केंद्रीय मज्जा के आसपास वलय के रूप में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए द्विबीजपत्री मूल की तुलना में एक बीजपत्री मूल में बहुत सारे दारू पुल पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरण ऊतक में क्या सम्मिलित होता है? तो यहाँ पर देखिए जो ग्राउंड टिश्यूज होते हैं इनमें सभी ऊतक होते हैं। भरण ऊतक अंगों का आंतरिक भाग निर्मित करता है। क्या करता है? जो भरण ऊतक होता है ये अंगों का आंतरिक भाग निर्मित करता है। इनमें संवहनीय तंत्र अपवाद हैं। इसके अंतर्गत साधारण ऊतक जैसे कि स्थूल कोर्भ और मृदुतक, दृढ़ ऊतक होते हैं। प्राथमिक मूल तथा तनों में मृदुतक कोशिकाएं सामान्यतः कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल मज्जा तथा मज्जा किरण में उपस्थित होती है। पत्तियों का भरण ऊतक तंत्र मीजोफिल कहलाता है। ठीक है, भरण ऊतक क्या कहलाता है? मीजोफिल कहलाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? इसका आंसर मैंने आपको बताया, क्या बताया? एपिडर्मिस तथा वैस्कुलर बंडल के आंतरिक अतिरिक्त सभी ऊतक यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, भरण ऊतक में सभी ऊतक प्रेजेंट होते हैं। अपवाद याद रखिएगा, बाह्य त्वचा और संवहन मूल। तो बाह्य त्वचा एपिडर्मिस को कहते हैं, संवहन मूल वैस्कुलर बंडल को कहते हैं। नेक्स्ट है, काग तथा द्वितीयक वल्कुट को मिलाकर क्या कहते हैं? तो देखिए काग एम्पियन, काग तथा द्वितीयक जो वल्कुट होती है इन सभी को मिलाकर क्या कहा जाता है? पेरिडर्म कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, इन सभी को मिलाकर पेरिडर्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक कोशिकाओं का कार्य क्या है?
तो देखिए सहायक कोशिकाएं जो होती हैं ये क्या काम करती हैं, ये सुक्रोज का चालनी तत्वों में वहन करती हैं। सहायक कोशिकाएं चालनी तत्वों में शर्करा तथा एमिनो अम्ल को दूर ले जाने का काम करती है। स्रोत ऊतक जैसे पर्ण सहायक कोशिकाएं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के उपयोग से सक्रिय परिवहन द्वारा शर्करा तथा एमिनो अम्ल को लेते हैं। फ्लोएम में शर्करा की गति स्रोत से प्रारंभ हो जाती है, जहां शर्करा चालनी नलिकाओं में डाली जाती है। भार जलीय पोटेंशियल ग्रेडियंट को सेट करता है, जिससे शर्करा की गति सुगम हो जाती है। तो क्या करती है, सुक्रोज का चालनी तत्वों में वहन करने का काम सहायक कोशिकाएं करती हैं। नेक्स्ट है, कुछ संवहन पूल खुले रूप में वर्णित किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? तो देखिए कुछ संवहन पूल जो होते हैं खुले रूप में वर्णित किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो द्वितीयक जाइलम तथा फ्लोएम होता है ये उत्पादन में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पार्श्व विभाज्योतक का भाग नहीं है? पार्श्व विभाज्योतक होता है, उनमें कौन सा एक चीज है जो उस विभाज्योतक का भाग नहीं है? तो देखिए यहाँ पर जो प्रविभाजी को पादपकाय में स्थित के आधार पर पार्श्व प्रविभाजी ऊतक, शीर्षस्थ प्रविभाजी ऊतक और तथा अंतर्विष्ट प्रविभाजी ऊतक में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन सा? देखिए पार्श्व प्रविभाजी ऊतक, शीर्षस्थ प्रविभाजी ऊतक हो गया और अंतर्विष्ट प्रविभाजी ऊतक में वर्गीकृत किया गया है। कौन सा एक भाग नहीं है? तो इसमें से अब देखिए पार्श्व परिभाजी और पार्श्व ओर स्थित होता है। इसका उदाहरण देखिए संवहन एधा यानी कि पुलीय तथा अंतरपुलीय कैम्बियन तथा कॉर्क कैम्बियन। तो यहाँ पर पुलीय और अंतरपुलीय कैम्बियन तो है ही, कागजन भी यहाँ पर, अंतर्वेशी विभाज्योतक यहाँ नहीं है। ये पार्श्व विभाज्योतक का भाग ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनावृत बीजियों में जाइलम में मुख्य जल संवहनी तत्व क्या है? ये क्वेश्चन तो आपने समझ लिया ना। देखिए डाउट पूछ रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है, मैंने आपको बताया कि विभाज्योतक जो होते हैं वो कितने भाग में विभाजित हैं। जो प्रविभाजी होता है इनमें पादपों के पार्श्व प्रविभाजी होते हैं और शीर्षस्थ होते हैं और अंतर्विष्ट होता है। तो ये तो अंतर्विष्ट किसका, विभाजक का यहाँ पर पार्ट हुआ ना, लेकिन यहाँ पर पार्श्व विभाजक का भाग कौन कौन सा है? तो पार्श्व विभाजक जो होता है पार्श्व की ओर स्थित होता है। जैसे उदाहरण में देखिए संवहन एधा, जिसमें पुलीय और अंतरपुलीय कैम्बियन हो गए, तो ये दोनों तो पार्श्व के अंतर्गत आ गए। और एक है फैलोजन कॉर्क कैम्बियन, जिसको कि कागजन कहते हैं, ये तीनों आ गए। तो ये तो विभाजक का पार्ट हो गया ना, जो ये पार्श्व विभाजक में नहीं आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या है 37 का, ये है वाहिनिकाएं। तो अनावृत बीजियों में जाइलम में मुख्य जल संवहनी जो तत्व है वो क्या है, वाहिनिकाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसदारू से अंतःकाष्ठ किस बात से भिन्न होते हैं? तो रसदारू से जो अंतःकाष्ठ होते हैं किस प्रकार भिन्न होते हैं? मृत एवं गैर संवहनीय तत्वों का इसमें प्रेजेंट होता है, जिसके कारण ये भिन्न होते हैं। पुराने वृक्षों में द्वितीयक दारू का एक बड़ा भाग कार्बनिक यौगिक जैसे टैनिन, रेजिन, तेलों, गोंद, सुगंधित पदार्थों और आवश्यक तेलों का तने की केंद्रीय आंतरिक परतों में जमाव होने के कारण गहरा भूरा रंग का हो जाता है। ये पदार्थ इसे कठोर, टिकाऊ व सूक्ष्म जीवों, कीटों के आक्रमण का सामना करने के लिए प्रतिरोधी के रूप में ये काम करते हैं। यह क्षेत्र जो लिग्निन युक्त भित्तियों वाला मृत कोशिकाओं का समावेश करता है अंतःकाष्ठ कहलाता है। ये तो अंतःकाष्ठ हो गए। अंतःकाष्ठ जल का संवहन नहीं करता है, ठीक है, और परंतु यह तने को यांत्रिक सहारा देने का काम जरूर करता है। द्वितीयक दारू का परिधीय भाग हल्के रंग का होता है, उसे रस काष्ठ कहते हैं। यह जल व खनिजों का जो जड़ों से पत्तियों तक संवहन करता है। तो मृत और गैर संवहनीय कौन से हो गए, अंतःकाष्ठ हो गए, और यही इसके विभिन्नता का कारण है।
नेक्स्ट है उच्च पौधे में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो देखिए उच्च पौधों में यहाँ पर खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो ये होता है चालनी तत्वों के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जौ में स्तंभ संवहनी पुल कैसे होते हैं? तो देखिए यहाँ पर जौ जो होता है एक बीजपत्री पादप है। तने का संवहन पुल संयुक्त होता है, कॉन्जॉइंट होता है, कोलेटरल एक्सचार्ज तथा बंद होता है, क्योंकि इसमें जो कैम्बियन होते हैं ना वो अनुपस्थित होते हैं और ये संपूर्ण भरण ऊतक में फैला हुआ होता है। तो क्या पता चला इसमें? ये बंद होते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? ये होगा बंद होते हैं और फैले हुए होते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये संपूर्ण भरण ऊतक में फैला हुआ होता है और बंद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खम्भ मृदुतक किसकी पत्तियों में नहीं होता है? तो यहाँ पर देखिए पैलिसेड मृदुतक सोरघम की पत्तियों में अनुपस्थित होता है। खम्भ ऊतक को पैलिसेड मृदुतक भी कहते हैं और ये सोरघम की पत्तियां होती है उनमें अनुपस्थित होता है। यह एक बीजपत्री पादप है जहाँ पत्तियों के मृदुतक पैलिसेड तथा स्पंजी में विभेदित नहीं होते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिकी की दृष्टि से काफ़ी पुरानी द्विबीजपत्री जड़ स्तंभ से किसके आधार पर अलग पहचानी जा सकती है? मैंने आपको वहाँ पर एक क्वेश्चन में बताया था कि जो द्विबीजपत्री है उनके तना और उनके जड़ में आप कैसे डिफरेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो द्विबीजपत्री जड़ होता है इनमें जो प्रोटोजाइलम होता है ये परिधि की ओर होते हैं और मेटाजाइलम जो होता है वो केंद्र की ओर होते हैं। ठीक है, और इस प्रकार की व्यवस्था को बाह्य आदिदारु या फिर इसको एक्सचार्ज कहते हैं। तो किस आधार पर इसको हम लोग पहचाने? तो वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए प्रोटोजाइलम का स्थान। प्रोटोजाइलम बाहर की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वलयी तथा सर्पिल रूप में मोटे होते जाते चालनी तत्व प्रोटोजाइलम में सामान्यतः तब तक बने रहते हैं जब जड़ अथवा स्तंभ क्या होते हैं? तो यहाँ पर देखिए वलयी तथा सर्पिल रूप में मोटे होते जो चालनी तत्व होते हैं प्रोटोजाइलम में सामान्यतः तब बने रहते हैं जब जड़ अथवा जो स्तंभ होते हैं वो क्या होते हैं? विभेदित हो रहे हों। नेक्स्ट है गन्ने के कलम में भिन्न पर्वांतरों की लंबाई में विभिन्नता किसके कारण से आती है? तो देखिए यहाँ पर जैसे गन्ना होता है यहाँ पर पर्वांतर होते हैं, तो इनमें देखिए पर्व जो पाया जाता है नोट पाया जाता है इन दोनों के बीच में कभी छोटी होती है, इनके बीच कभी लंबी हो जाती है। तो इनका जो ये फिक्स्ड नहीं होता है इनकी लंबाई। तो किसके कारण से इनमें इनकी लंबाई में विभिन्नता देखी जाती है? तो वो हो जाएगा आपका अंतर्निवेशी विभाज्योतक। ये अंतर्निवेशी विभाज्योतक यहाँ पर होता है, इन्हीं के कारण इनकी लंबाई में कोई भी फिक्स नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्पी पौधों में संवहनी ऊतक किससे विकसित होते हैं? तो देखिए यहाँ पर जो पुष्पी पौधे होते हैं ना इनमें जो संवहनी ऊतक होते हैं ये किससे विकसित होते हैं? तो ये रंभजन जो होते हैं ना इन्हीं से ये विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्र कोशिकाएं पतली भित्तियों वाली कोशिकाएं होती हैं जो कि क्या होता है?
आप देखिए जो पत्र कोशिकाएं होती है ना, ये पतली भित्तियों वाली कोशिकाएं होती है। क्यों होती है? क्योंकि अंतः त्वचा एक एकल परत संरचना होती है जो कि कॉर्टेक्स को रंध्र या स्टील में पृथक करती है। इसमें मोटी भित्ति वाले तथा पतली भित्ति वाली कोशिकाएं होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? और भी देखिए, पतली भित्ति वाली कोशिकाएं पत्र कोशिकाएं या ट्रांसफ्यूजन कोशिकाएं कहलाती है, जो कि आदि दारू समूहों के विपरीत होती है। तो ये आंसर आपका हो जाएगा। जड़ों की एंडोडर्मिस में पाई जाती है, ठीक है, और वे कॉर्टेक्स से पेरिसाइकल में जल के परिवहन को सुगम बना देती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पौधों में द्वितीयक वृद्धि के विवेचनात्मक अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा उपयुक्त है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सागौन तथा चीड़। पौधों में द्वितीयक वृद्धि के विवेचनात्मक अध्ययन के लिए कौन सा एक जोड़ा सही है? तो वह है सागौन तथा चीड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहिका तत्वों तथा चालनी नलिका तत्वों में एक समान संरचनात्मक लक्षण क्या हैं? आंसर क्या हो जाएगा इसका? देखिए, जो जाइलम होते हैं ना, ये पौधे में प्रमुख जल संवहन ऊतक हैं। इसमें 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। वाहिकाएं, वाहिनियां, जाइलम तंतु, जाइलम पेरेन्काइमा का मृदुतक। तो वाहिनियाएं जो होती हैं ना, जाइलम वेसल्स, ये खोखली होती है, ठीक है। लंबी कोशिकाओं के साथ खुले सिरे तथा गर्तयुक्त भित्तियां होती हैं इनमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रक युक्त दशा इनमें पाई जाती है। आगे सुनिए, कोशिका भित्ति जो होती है लिग्निफाइड होती है, परिपक्वता पर केंद्रक वाहिनियों में अनुपस्थित होती है, ठीक है। और फ्लोएम को निर्मित करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं, चालनी तत्व, जिसमें कि चालनी कोशिकाएं, चालनी नलिकाएं होती है, सहायक कोशिकाएं भी पाए जाते हैं, फ्लोएम तंतु भी पाए जाते हैं, फ्लोएम मृदुतक कोशिकाएं भी इनमें देखने को मिलती है। इनमें जो होता है केंद्रक का अभाव होता है, केंद्रक अपने विकास के दौरान ये पृथक हो जाते हैं। तो केंद्रकवात दशा होती में केंद्रक उपस्थित नहीं होते। नेक्स्ट है, किसी काष्ठी द्विबीजपत्री वृक्ष में निम्नलिखित में से कौन से भाग मुख्यतः प्राथमिक ऊतकों के बने हुए होते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? प्ररोह अग्र तथा मूल मूलाग्र प्राथमिक ऊतकों के बने हुए होते हैं। जड़ के अनुदैर्ध्य सेक्शन में अंतिम सिरे से आरंभ करके ऊपर की ओर को चलते हुए 4 क्षेत्रों का क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? आंसर हो जाए क्या होगा इसका? देखिए, यहाँ पर जड़ के अनुदैर्ध्य सेक्शन में अंतिम सिरे से आरंभ करके ऊपर की अंतिम सिरे से आरंभ करना है। तो सबसे नीचे क्या होता है? मूल गोप होता है, ठीक है। फिर उसके ऊपर कोशिका विभाजन क्षेत्र होता है, कोशिका विभाजन क्षेत्र के ऊपर कोशिका दीर्घीकरण क्षेत्र होता है, कोशिका दीर्घीकरण क्षेत्र के ऊपर यहाँ पर होता है कोशिका परिपक्वन क्षेत्र। तो कौन सा हो गया? ऑप्शन डी हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्लोरेनकाइमा किस में पाया जाता है? क्लोरेनकाइमा जो होता है किस में पाया जाता है? मॉस के बीजाणु कैप्सूल में पाया जाता है। नेक्स्ट है जड़ का शीर्षस्थ विभाज्योतक पाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? जड़ का जो शीर्षस्थ विभाज्योतक है ना, ये किस में पाया जाता है? ये सभी प्रकार के जड़ों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्तृत छिद्रित प्रकार की काष्ठ उन पौधों की विशिष्टता है जो कहाँ पर उगते हैं? तो विस्तृत छिद्रित प्रकार के जो काष्ठ होते हैं ऐसे पौधों की विशेषताएं होती है जो कि अधिकतर अनावृत पादप जैसे कि कॉनिफर और साइकेडस में वाहिका अनुपस्थित और इसकी लकड़ी वाहिनिका से बनी होती है। इस प्रकार की जो लकड़ियां होती हैं वो अच्छिद्रित होती है और ये इनकी विशेषता पादप की वृद्धि होना ट्रॉपिक क्षेत्र में पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शांत क्षेत्र की कोशिकाओं का क्या विशेष लक्षण होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? उनमें हल्का कोशिका द्रव्य तथा छोटे केंद्रक होते हैं। नेक्स्ट है वाहिकाएं पाई जाती है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? अधिकांश एंजियोस्पर्म तथा कुछ जिम्नोस्पर्म में वाहिकाएं पाई जाती हैं। 4 अरीय संवहन पुल किस में पाए जाते हैं? तो यहाँ पर देखिए 4 अरीय संवहन पुल द्विबीजपत्री मूल होते हैं, इनमें पाया जाता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षस्थ कलिका तथा शीर्षस्थ कलिका किसकी क्रियाशीलता से निकलती है? तो देखिए कक्षस्थ कलिका और शीर्षस्थ कलिका किसकी क्रियाशीलता से निकलती है? तो ये जो हो जाएगी आपकी शीर्षस्थ विभाज्योतक से निकलती है। कौन सा कथन सत्य है इनमें से? तो देखिए वाहिकाएं एक कोशिकीय होती है, तो यहाँ से ये दोनों बातें तो गलत ही हो जाती हैं और इनकी गुहा जो होती है वो चौड़ी होती है, तो ये वाली सेंटेंस जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादपों में इंसुलिन तथा पैक्टिन होते हैं। तो पादपों में जो इंसुलिन और पैक्टिन होते हैं ये क्या होते हैं? संचित पदार्थ होते हैं।